Come on, dear students of class 10. Today I am going to continue your chapter 2 of civics. In my previous lecture, we discussed about the power sharing in India, which became a milestone in establishing federalism in our country. In present session, I am going to discuss. In previous session, we discussed that there were three lists through which our constitution shared power and gave a demarcating line between the powers consumed by central government and state government. In that session, we discussed three lists, that union list, state list and concurrent list. Now I am going to discuss residual power. जिस पावर, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, कुछ पर सेंट्रल स्टेट दोनों को राइट दिया गया। अब जो पावर्स उस समय अस्तित्व में ही नहीं था, जो सब्जेक्ट उस समय आया ही नहीं था, इस तरह के सब्जेक्ट जो बाद में ऐड होते गए, बाद में आया वो सब्जेक्ट, उस पर क्या किया गया, उसको हम रेसिड्यूअरी पावर्स कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, आप समझ जाइएगा। आप लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिस समय हमारा संविधान बना था, कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कंप्यूटर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पर आपके देश की सुरक्षा से लेकर के एजुकेशन, हॉस्पिटल, पुलिस व्यवस्था, हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये एक वर्तमान सब्जेक्ट है जो आया है। तो इस पर जो रेसिड्यूअरी पावर्स बच गए, उसमें संविधान में ये व्यवस्था की गई कि इस पे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन निर्देशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। दैट मीन्स कि यहाँ फाइनल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो इस तरह से आपको रेसिड्यूअरी पावर्स की व्यवस्था की गई है। नाउ कम्स ऑन स्पेशल पावर टू सम स्टेट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट कि हमने फेडरलिज्म फॉलो किया, तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहाँ पे सारे स्टेट्स को समान पावर्स नहीं दिए गए हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश 600 छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए थे। उस सारे को यूनिफाइड करना, संविधान में एक तरह के पावर्स देना, एक तरह की व्यवस्थाएं देना, ये कतई संभव नहीं था संविधान निर्माताओं से। तो जो कुछ स्पेशल स्टेट्स भारत में उस समय स्पेशल कंडीशन में जुड़े, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए। इसको 370 एक आर्टिकल दिया गया संविधान में, जो कुछ स्पेशल प्रिविलेज इस स्टेट को देते हैं। इस 370 एंड 35A के तहत इस स्टेट का अपना अलग झंडा होता है, इसका अलग ये गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, उसको लागू नहीं किया जा सकता है। आप अगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, किसी दूसरे स्टेट से गए हैं, तो यहाँ पे ज़मीन खरीद के आप परमानेंटली वहाँ बस नहीं सकते हैं, वहाँ के नागरिकों से आप शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर कोई राइट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो स्टेट को दिए गए। अरुणाचल प्रदेश को भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया। तो बाद में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को जो ये स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, उस पर
ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, बहुत लंबा कंट्रोवर्सी इस पे चलता रहा और हाल फिलहाल में अभी 370 को वहाँ से हटाया गया है और उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है। अब जो भी जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये उस तरह मतलब उस समय जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके तहत ये व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन पावर को यूनियन देनी थी। अब चलिए ये कुछ स्टेट्स थे जिसको स्पेशल प्रोविज़न के तहत स्पेशल पावर दिए गए, कुछ स्टेट्स हुए जो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे तो उनको बहुत ही लिटिल पावर दिया गया, उनको स्टेट के जैसा पावर नहीं दिया गया। उनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन में रहने का रखने की व्यवस्था की गई। तो इसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जैसे दिल्ली है अपना यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली है यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी है। तो इस सबको बहुत ही लिटिल पावर दिए गए हैं। आप बराबर अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो ये बात आती होगी कि दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है वो बराबर इस बात का प्रश्न उठाती है कि इस चीज़ को हमारे पावर में दिया ना चाहिए, पुलिस फोर्स हमारे पावर में आनी चाहिए। तो कहीं वो इल्ज़ाम लगाती है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, फिर जो इस तरह की वारदात हुई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक कंट्रोवर्सी दिल्ली के सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट में चलती रहती है। तो ये भी व्यवस्था भारत में अलग तरह की गई, चेंज इन पावर बिटवीन स्टेट्स। अब आइए कि जो भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर शेयरिंग की गई है, तो संविधान में ये भी व्यवस्था किया गया है कि इस पावर्स को कोई भी गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से समाप्त नहीं कर सकता है। If there is a controversy between central government and state government, then in that controversy would be finalized in a special condition only, and no government, especially central government, cannot sustain the powers of state government as he wants तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर को समाप्त नहीं कर सकती है। इसके लिए संविधान में स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर पावर शेयरिंग में किसी तरह का कोई बदलाव करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट बिल लाने होंगे। और अमेंडमेंट बिल को भी पास कराने के तरीके हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के दोनों सदन से वो बिल पास होना चाहिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कम से कम हाफ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको रिकॉग्नाइज करे, उस पर पॉजिटिव वोटिंग करे, तो फिर उस प्रोविज़न को हम बदल सकते हैं या स्टेट को जो पावर्स दिया गया है उसको कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक स्पेशल तरह की व्यवस्था की गई। नाउ कम्स ऑन रोल ऑफ जुडिशियरी in federalism, where power is decentralized, power is distributed in different wings or different level of the states, then there must be a decisive organization which can give guideline if there will be any controversy between state government and central government। इस तरह की व्यवस्था दुनिया के हर फेडरल गवर्नमेंट में की गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कंट्रोवर्सी आता है तो उस कंट्रोवर्सी को हम कैसे समाप्त करेंगे। तो इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। भारत में भी इस तरह की व्यवस्था है। भारत में भी आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम है जो चेक एंड बैलेंस पावर जो भी दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का जो नियम है उसको अपनाया जाता है कि
कोई ऑर्गेनाइजेशन पावर को अधिक कंज्यूम नहीं करे, संविधान से बाहर जाके कंज्यूम नहीं करे, इसके लिए उसको चेक करना है, तब तो पावर का शेयरिंग बैलेंस रहेगा। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की गई है। अगर कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच आता है तो वहाँ पर आपको ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको ये पावर्स दिए गए हैं कि संविधान के संवैधानिक व्यवस्थाओं से इतर जा कर के, बाहर जा कर के अगर कोई गवर्नमेंट फैसला लेती है तो उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करके उस व्यवस्था को रोक सकती है और उसको संविधान के विपरीत बता करके उस पर फिर से सरकार को मजबूर कर सकती है कि आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को, इस लॉ को समाप्त कीजिए, ये संविधान से बाहर की व्यवस्था है। तो इस तरह की संपूर्ण व्यवस्थाएं भारत के संविधान में हैं, जो जिसके तहत भारत को एक मजबूत फेडरल स्टेट बनाने का प्रयास किया गया। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं।